हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। आज हम लोग सिलोजिस्टिक रूल्स एंड फैलेसीज के सेकेंड पार्ट में उसके कुछ नियमों एवं तर्क दोषों की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फर्स्ट सिलोजिस्टिक रूल और उससे संबंधित तर्क दोषों की चर्चा की, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि किसी भी वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के केवल 3 ही पद होने चाहिए, उससे अधिक पद होने पर उसमें चतुष्पदी फैलेसी या 4 टर्म्स हो जाता है। यानी कि किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में 3 और केवल 3 ही पद होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसका पार्ट है कि प्रत्येक पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। प्रथम का अगर उल्लंघन होगा कि 3 और 3 ही पद होने चाहिए, अगर इस नियम का उल्लंघन होगा तो उसमें फैलेसी या 4 टर्म हो जाएगा। और यदि इस पार्ट का उल्लंघन होगा कि प्रत्येक पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए, तो उसमें फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मेजर टर्म, फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस माइनर टर्म और फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडिल टर्म हो जाएगा। इन सारे तर्क दोषों को हम लोगों ने उदाहरण के साथ कल चर्चा की। आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आगे की जो नियम रूल्स और उससे संबंधित जो फैलेसी है हम लोग उसकी चर्चा करें, उसको आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब हम लोग दूसरे रूल की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा रूल कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एट लीस्ट 1 प्रेमिस। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में मिडिल टर्म दोनों आधार वाक्यों में कम से कम एक बार अवश्य डिस्ट्रीब्यूटेड अर्थात व्याप्त होना चाहिए। यदि आधार कथनों में मध्यम पद एक बार भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, व्याप्त नहीं होता है, तो उसमें उस युक्ति में, उस सिलोजिज्म में अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म की फैलेसी हो जाएगी। इसको थोड़ा और सरल रूप में आप समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बातें विस्तार से बताई जा चुकी हैं। पिछले कई क्लास में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की। फिर भी यहाँ थोड़ा संक्षेप में आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ। ए प्रोपोजिशन का सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ई का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई प्रोपोजिशन का कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। और ओ का केवल प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यह सब आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को याद भी होगा। इसके अलावा आप लोगों को यह भी याद होगा कि किसी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष होता है, तथा मिडिल टर्म दोनों आधार वाक्यों में ही पाया जाता है, निष्कर्ष में नहीं। यह मैं बता चुका हूँ कि मध्यम पद वह पद होता है जो निष्कर्ष के में तो नहीं होता, किंतु दोनों आधार कथनों में होता है।
और हम लोग यह भी चर्चा कर चुके हैं कि यह मिडिल टर्म ही है जो किसी सिलोजिज्म के फिगर को क्रिएट करता है। यह मिडिल टर्म के कारण ही आकृतियाँ बनती हैं। 4 आकृतियों की चर्चा हम लोगों ने किया था कि प्रथम आकृति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम आप लोगों को याद होगा कि प्रथम आकृति में मध्यम पद मेजर प्रेमिस में सब्जेक्ट के स्थान पर और माइनर प्रेमिस में प्रेडिकेट के स्थान पर होता है। सेकंड फिगर में, जैसा कि आप लोगों के अभी स्क्रीन पर भी है, यह सेकंड फिगर दिखाई दे रहा है। इसमें मध्यम पद दोनों आधार कथनों में प्रेडिकेट के स्थान पर होता है और थर्ड फिगर में मिडिल टर्म दोनों आधार कथनों में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, जबकि फोर्थ फिगर में मिडिल टर्म मेजर प्रेमिस में प्रेडिकेट के स्थान पर होता है और माइनर प्रेमिस में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ये आप लोग देख चुके हैं। अब यह रूल जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं कि मिडिल टर्म को दोनों आधार वाक्यों में से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। यदि मिडिल टर्म दोनों आधार वाक्यों में से किसी में व्याप्त नहीं है तो वहाँ उस सिलोजिज्म में फैल्सी ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म अर्थात अव्याप्त मध्यम पद दोष हो जाएगा। अब इसको उदाहरण के द्वारा, जैसा एक उदाहरण आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, ऑल डॉग्स आर मॉर्टल, ऑल देयरफॉर ऑल डॉग्स आर ह्यूमन। इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मॉर्टल टर्म मिडिल टर्म है और ये मिडिल टर्म दोनों कहाँ हैं? प्रेडिकेट के स्थान पर है। और आप जानते हैं कि ए प्रोपोजिशन, दोनों आधार वाक्य क्या है? ए प्रोपोजिशन है और दोनों में मध्यम पद प्रेडिकेट के स्थान पर है और ए प्रोपोजिशन के प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ए प्रोपोजिशन का केवल सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये आप जानते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों आधार कथनों में मध्यम पद मिडिल टर्म जो कि मॉर्टल है वह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इस तरह के अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म के आधार पर यदि कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा तो उसमें फैल्सी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यम पद को एक बार अवश्य आधार वाक्यों में एक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब थोड़ा कुछ और उदाहरण लेते हैं। ज़्यादा उदाहरण लेने से कंसेप्ट और क्लियर होता है और लॉजिक में अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना चाहिए। एक उदाहरण है कि प्रवेश पाने वाले सब व्यक्ति पुरस्कार विजेता है। मोहन पुरस्कार विजेता है, इसलिए मोहन प्रवेश पाने वाला व्यक्ति है। अब इसमें देखिए, पुरस्कार विजेता दोनों आधार कथनों में कहाँ है? प्रेडिकेट के स्थान पर है और दोनों आधार कथन ए हैं और ए का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं। यहाँ भी वही फैल्सी होगी। अब एक और उदाहरण आप लीजिए, सब मनुष्य मरणशील हैं, सब जानवर मरणशील हैं,
इसलिए सब जानवर मनुष्य हैं। यहाँ भी दोनों आधार कथनों में आप देखिए, दोनों आधार कथन ए हैं। दोनों आधार कथनों में मध्यम पद मिडिल टर्म प्रेडिकेट के स्थान पर है और वह अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से यहाँ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म की फैलेसी होती है। एक और उदाहरण आप ले लीजिए। कुछ मनुष्य नरेश हैं, सब खाना पकाकर खाने वाले प्राणी मनुष्य हैं, अतः सब खाना पकाकर खाने वाले प्राणी नरेश हैं। इसमें आप देखिए, अब यहाँ पर मध्यम पद मनुष्य है और मेजर प्रेमिस में मनुष्य सब्जेक्ट के स्थान पर है और माइनर प्रेमिस में प्रेडिकेट के स्थान पर है। मेजर प्रेमिस आई प्रोपोजिशन है और आई का कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो वहाँ मध्यम पद व्याप्त जो मनुष्य है वह व्याप्त नहीं है। अब हम माइनर प्रेमिस में देखते हैं, यह माइनर प्रेमिस ए प्रोपोजिशन है और यहाँ पर मिडिल टर्म प्रेडिकेट के स्थान पर है, यहाँ भी व्याप्त नहीं है। इस तरह से न तो मेजर प्रेमिस में और न ही माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्ट्रीब्यूटेड न होने से यहाँ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म की फैलेसी होती है। एक और उदाहरण ले लीजिए। सब ईमानदार व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ हैं, यह व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है अतः यह व्यक्ति ईमानदार है। यहाँ कर्तव्यनिष्ठ जो टर्म है यह मिडिल टर्म है क्योंकि यह निष्कर्ष में नहीं है और आधार कथनों में है, और वहाँ पर दोनों ए आधार कथन है और दोनों ए आधार कथन में वह प्रेडिकेट के स्थान पर होने के कारण डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए इसमें भी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म होती है। एक और उदाहरण देखिए। सब धर्मात्मा व्यक्ति सुखी हैं, सब धनी व्यक्ति सुखी हैं अतः सब धनी व्यक्ति धर्मात्मा है। अब यहाँ भी सुखी व्यक्ति मिडिल टर्म है और दोनों आधार कथन ए हैं और ए के स्थान ए में प्रेडिकेट के स्थान पर होने के कारण सुखी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए वही फैलेसी इसमें भी होगी। एक और उदाहरण आप देख लीजिए। सब ग्रह गोल हैं, एक पहिया गोल है अतः एक पहिया एक ग्रह है। यहाँ पर गोल टर्म जो है वह मिडिल टर्म है और दोनों आधार कथन ए हैं और आप जानते हैं कि ए का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इस तरह से हम लोगों ने जितने भी उदाहरण देखे, सारे उदाहरणों में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था और बिना डिस्ट्रीब्यूटेड हुए कोई भी सिलोजिज्म या न्याय युक्ति वैलिड नहीं हो सकती। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि मिडिल टर्म को आधार वाक्यों में कम से कम एक बार क्यों व्याप्त होना चाहिए। तो आई एम कॉपी कहते हैं कि अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए proposition when the proposition refers to all members of the class designated by that term. If the middle term is not distributed in at least one premise, the connection required by the conclusion cannot be made. कहने का अभिप्राय यह है कि निष्कर्ष में दोनों पदों में एक विशेष संबंध पाया जाता है। थोड़ा इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए और समझ लीजिए कि निष्कर्ष में जो दो पद होते हैं वो कौन से होते हैं। एक पद माइनर टर्म होता है, दूसरा मेजर टर्म होता है। मेजर टर्म और माइनर टर्म में एक रिलेशन कंक्लूजन में बनता है
और तभी वह वैलिड होता है। लेकिन इसके पहले यह वैलिड तभी होगा जब आधार वाक्यों में मध्यम पद मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच मध्यस्थता कराए। यदि आधार कथनों में मध्यम पद मध्यस्थता कराता है तभी कंक्लूजन में माइनर टर्म और मेजर टर्म के बीच संबंध स्थापित हो पाएगा। और यह तभी मध्यस्थता करा सकता है जब वह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि वह उसका पूर्ण कथन हो, कम से कम एक आधार वाक्य में पूर्ण निर्देश के साथ वह प्रकट हो। जब वह पूर्ण निर्देश के साथ होता है तभी वह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तभी वह माइनर और मेजर टर्म के बीच संबंध को बताने में समर्थ हो पाता है। और एक समर्थ मिडिल टर्म ही माइनर और मेजर टर्म के रिलेशन को स्थापित कर पाता है। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा। अतः किसी वैलिड सिलोजिज्म में, ये आप ध्यान दीजिए कि किसी वैलिड सिलोजिज्म के लिए यह आवश्यक है कि आधार वाक्यों में मध्यम पद कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त हो, अन्यथा उसमें अव्याप्त मध्यम पद दोष अर्थात फैल्सी या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। कल हम लोग थर्ड सिलोजिस्टिक रूल और उससे संबंधित फैल्सीज की चर्चा करेंगे। तब तक घर पर रहें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।